राह जहां तक जाएगी राह गिर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है जीएलएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं राजस्थान भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। राजस्थान भूगोल में इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश के हमने 10 प्रश्न जो है वो कर लिए थे। अब उसके आगे के प्रश्न जो है वो चर्चा करते हैं उनकी, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी, और ये आपका जो प्यार है वो मुझे और हौसला दे रहा है और मोटिवेट कर रहा है कि आपके लिए बहुत मेहनत के साथ प्रश्न जो है वो अच्छे अच्छे बनाऊं, कि अंतिम रूप से हमें एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो देखने को मिले। थैंक यू आप सभी प्रिय साथियों का कि आप क्लास को शेयर करते हो, लाइक करते हो, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज जो भौतिक प्रदेश की क्लास है। आज जो भौतिक प्रदेश की क्लास है वो क्लास नंबर है 2। ठीक है, 2 नंबर क्लास है। चलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों की जो चर्चा है वो करते हैं आगे। ये हमने कर लिए थे सारे प्रश्न, ठीक है। और कल हमने जो बात छोड़ी थी वो इस प्रश्न पे कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान के अंदर वलित पर्वत के रूप में है, संग्रहित पर्वत के रूप में है, या अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, या ब्लॉक पर्वत के रूप में। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देखो भाई, अरावली पर्वतमाला की मैं आपको बात बताऊं तो अरावली का जो निर्माण होता है, अरावली का जो निर्माण होता है वो होता है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। क्योंकि आपको ये तो पता है अरावली किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। अरावली का निर्माण जो होता है वो कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो है वो अरावली का क्या होता है, निर्माण। एक तो ये बात याद रखनी है, हाँ रेजा को ध्यान में, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण होता है, इसीलिए दुनिया की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला मानी जाती है वो कौन सी, अरावली। इसी काल के अंदर एक पर्वत का निर्माण और होता है अपलेशियन। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, बताओ अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो आप ये बताओगे सर अपलेशियन जो पर्वत है वो यूएसए के अंदर। अपलेशियन पर्वत कहाँ है, यूएसए। भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं, भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये याद रखना, भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं। बोलो मेरे दोस्त, सारे साथी जल्दी से बोलो, भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे सर अरावली को। फिर मैं बताऊंगा आपको कि अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो पर्वतमाला है इसे विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है। विष्णु पुराण के अंदर क्या कहा गया है, परिपत्र। अरावली को विष्णु पुराण के अंदर क्या कहा गया है, परिपत्र। अरावली को विष्णु पुराण के अंदर क्या कहा गया है, परिपत्र। अरावली, अरावली अगर देखा जाए वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। किस पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत पे। जबकि हम बात करें ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं। देखो जैसे मान लो कोई इस प्रकार का ये कोई स्थान है, ठीक है, और मैं आपको अच्छी तरह से इस प्रकार समझाता हूँ। देखो जैसे ये कोई भाग है, ठीक है। अब यहाँ एक चट्टान है और एक चट्टान जो है वो इसके पास इस प्रकार चट्टानें बनी हुई हैं, क्लियर। ब्लॉक पर्वत वो होता है कि जो दो चट्टानों के बीच के अंदर, दो चट्टानों के, एक चट्टान ये होगी एक चट्टान ये होगी, दो चट्टानों के बीच में जिस पर्वत का निर्माण होता है। अब ये दो चट्टानों के बीच में एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बन गया, ये ऊपर की ओर उठ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। दो चट्टानों के बीच में निर्माण होता है किसका, ब्लॉक पर्वत का, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो याद रखना वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वत के रूप में, क्लियर। बानगढ़ व सिरावास ये मैंने कल आपको बताया था उत्तरी अरावली का जो है वो हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उत्तरी अरावली का। मध्य अरावली की अगर हम बात करें तो मध्य अरावली का जो प्रमुख पर्वत आपको देखने को मिलेगा वो नाग पहाड़ हो गया, नाग पहाड़ है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें अजमेर जिले की कोई भी पहाड़ी आ जाए, अजमेर जिले की कोई भी पहाड़ी आ जाए उसमें आप क्या करोगे, मध्य अरावली। दक्षिणी अरावली में अगर हम बात करें तो जैसे गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर के अलावा आप याद रखोगे शेर, शेर जरगा, शेर जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। ये सारी जो चोटियां हैं वह आपको कौन सी अरावली के अंदर देखने को मिलेगी,
वह देखने को मिलेगी दक्षिणी अरावली। कमलनाथ, चलो ये बताओ आप कमेंट में कमलनाथ पर्वत कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए कि कमलनाथ पर्वत जो है वो कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमलनाथ पर्वत जो है वो कहाँ है, बताओ जल्दी कमेंट में आप सभी साथी। ठीक है, इतनी बात आपको बताओ समझ में आई? बिल्कुल, जो जो साथी जवाब दे रहा है कि कमलनाथ पर्वत उदयपुर में है, जो जो साथी जवाब दे रहा है कि कमलनाथ पर्वत उदयपुर में है, उसकी बात को जो है हम झूठ साबित नहीं कर सकते, वो एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि कमलनाथ पर्वत है ही उदयपुर, तो आपा के झूठी साबित करांगा बिना, है ना। 11 नंबर प्रश्न। चलो अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की, तो ध्यान से पढ़ना 11 नंबर प्रश्न को, कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा, मालखेराड़, देशहरो और भाकर। जल्दी बताओ। देखो, गिरवा की बात करें तो गिरवा आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर की तस्तरी नुमा जो पहाड़ी है ना, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी है, वो कौन सी है? गिरवा। देशहरो, देशहरो। रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच जो हरा भरा क्षेत्र है, रागा और जरगा के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं? हरा भरा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं देशहरो। क्या बोलते हैं? देशहरो। और बात करें अपने भाकर या भाकर, भाकर या भाखर, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा सिरोही के पूर्वी भाग में। पूर्वी सिरोही के भाग में जो है ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। भाकर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको तीव्र ढाल, कैसी पहाड़ी मिलेगी देखने को? तीव्र ढाल, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी, वो लिखा हुआ तीव्र ढाल, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी है वो देखने को मिलेगी। सर ये है कहाँ? मैंने अभी तो बताया राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही। और इस क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है, इस क्षेत्र के अंदर, बोलो मेरे साथ, इस क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है गरासिया। गरासिया जनजाति जो है वो किस इलाके में निवास करती है? तो आप याद रखोगे गरासिया जनजाति जो है वो सिरोही के आसपास। सर एक गरासिया, एक सहरिया, सहरिया जो जनजाति आपको निवास देखने को मिलेगी, सहरिया जनजाति जो निवास देखने को मिलेगा, सहरिया जनजाति का निवास आपको देखने को मिलेगा बारां में। कौन से जिले में? बारां के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। गरासिया जनजाति की अगर हम बात करें, गरासिया जनजाति की अगर हम बात करें तो गरासिया जनजाति की पवित्र झील, गरासिया जनजाति की अगर पूछे बताओ भाई पवित्र झील, गरासिया जनजाति का पवित्र रंग, गरासिया जनजाति का पवित्र पक्षी कौन सा है बताओ? तो झील की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे नक्की झील को। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। अगर पवित्र रंग की बात करें मेरे दोस्त याद रखना सफेद रंग। कौन सा रंग? सफेद रंग। कौन सा रंग? सफेद रंग। और पक्षी की बात करें तो पक्षी की बात करें तो याद रखना मोर। पक्षी की बात करें तो क्या याद रखोगे? मोर। गरासिया जनजाति का पवित्र पक्षी कौन सा है? मोर। लेकिन जब प्रश्न ये आ जाए मोर खाना कौन सी जनजाति पसंद करती है? मोर खाना जो है वो कंजर जनजाति के लोग पसंद करते हैं। कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? मोर को खाना। मोर को खाना जो है वो पसंद करते हैं किस जनजाति के लोग? कंजर। और कंजर जनजाति में जो चोरी करना होता है, चोरी करना, चोरी को क्या मानते हैं ये लोग? विद्या। चोरी को क्या मानते हैं? विद्या। याद रखना, चोरी को क्या मानते हैं? विद्या। तो सर आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अरे भाई ये लिख दिया ना हमने, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी होगी, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाकर। डी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन? D4 डी। डी एकदम राइट उत्तर इसका हो जाएगा। जिस साथी ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल एकदम सही जवाब है उसका। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अगला 12 नंबर प्रश्न। अब जल्दी से इस प्रश्न का जवाब सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। अरे भाई देखो, पश्चिमी राजस्थान में, कहां भाई? पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहां क्या लिखा है? पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? चलिए बात कर लेते हैं
चलिए हम बात कर लेते हैं, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये क्या भाई, राजस्थान। देखो राजस्थान में आपको याद रखनी है एक तो ये वर्षा रेखा, राजस्थान में एक तो ये वर्षा रेखा याद करोगे, इसके बाद जो आप याद करोगे वो ये वर्षा रेखा, उसके बाद याद करोगे आप ये वर्षा रेखा, ठीक है। ये 3 वर्षा रेखा याद करनी है आपको, बोलो कर लोगे, हाँ जी गुरुजी। तो देखो भाई, देखो ये वर्षा रेखा है, इसका नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इस वर्षा रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और 25 दूनी कितना हुआ है 50, इसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कहने का मतलब यहां ये जो भाग आ गया, ये जो भाग आ गया है वो कौन सी पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का, यानी 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो अरावली से होकर गुजरती है, ये बात याद रखना। तो 50 से थोड़ा कम जाएंगे, थोड़ा कम जाएंगे तो वह, यानी यहां मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, इसके इधर का, इसके इधर वाला जो है वो क्या है, मरुस्थल। अच्छा ये जो भाग है इसका पश्चिमी इलाका ये हुआ, तो इधर वाला इलाका क्या होगा, पूर्वी। और प्रश्न ये पूछ रहा है पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाएगी, ये तो होगी इधर वाली पश्चिम। इधर की ओर जाएंगे तो ये वाली कौन सी सीमा होगी, अरे बताओ, ये वाली पूर्वी। तो पूर्वी सीमा हम ये मान लेते हैं ऑप्शन के आधार पे 40 सेंटीमीटर, पूर्वी सीमा जो है वो क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 तो हो ही नहीं सकती, इसके बीच का आ जाएगा, 25 तो फिर ये हो गई। और हमने पूछा है कि इसने जो पूछा है वो मरुस्थल की, पूरे मरुस्थल की पूर्वी सीमा, और पूर्वी सीमा फिर 40 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, सुनना ध्यान से। 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा वो किस जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखना जैसलमेर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वह मरुस्थल को 2 भाग में बांटती है, मरुस्थल को 2 भाग में, मरुस्थल को 2 भाग में बांटने वाली, मरुस्थल को 2 भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा, बोलो सारे, अरे जोर से बोलो, कहीं पर भी बैठे हो जोर से ये बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। बोलो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भाग में बांटती है, डेजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, कौन सी वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर। जबकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भाग में बांटती है, राजस्थान को 2 भाग में बांटने वाली, राजस्थान को 2 भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, बताओ। राजस्थान को 2 भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, जबकि मरुस्थल को 2 भाग में बांटती है 25 सेंटीमीटर, और इसकी पूर्वी सीमा बनाने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है, 40 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, अरे कितनी आई तो बड़ी आवल आ रही है, चाल आ गए, हाथ चालो तो ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न है कि मध्य अरावली, क्या मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है। मैंने कहा जहां नाम अजमेर का आ जाए, जहां नाम अजमेर का आ जाए वहां आप क्या कर देना, मध्य अरावली। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी को बताना मत, राज्य की बात है, बता दूंगे। चलो तो देखो, इस प्रकार से राजस्थान में फैली है ये वाली अरावली पर्वतमाला, फैली है, जी हां, ओके। इसका शुभारंभ होता है यहां से, यहां स्थान है खेड ब्रह्मा। खेड ब्रह्मा की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, सिरोही। इसका मतलब सिरोही में उसका उद्गम हुआ और समापन होता है खेतड़ी। खेतड़ी कहां पड़ते हैं, झुंझुनू में, लेकिन वर्तमान में देखें तो कौन से जिले में, नीम का थाना में। कोई बात नहीं है, वर्तमान में ले लो नीम का थाना, दोनों ही बात बता दी, लेकिन प्रश्न की संभावना हमारी यही रहेगी एग्जाम में। अब यहां से यहां तक टोटल इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो कितना है, 550 किलोमीटर। अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। कितने भागों में, 3। ये ऊपर वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तरी अरावली, बीच वाली जो है वो हो जाएगी मध्य अरावली, और नीचे वाला जो पार्ट है ये हो जाएगी दक्षिणी अरावली। ठीक है, पहली बात।
सर किस भाग के अंदर चोटियां क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी? दक्षिणी अरावली में जो चोटियां मिलेगी वो क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि सबसे ऊंचा भाग अगर देखें, सबसे ऊंचा जो भाग है वो देखें तो कौन सा है? दक्षिणी अरावली वाला, ठीक है। सबसे कटी फटी जो पहाड़ियां मिलेगी वो मिलेंगी आपको उत्तरी अरावली में। कटी फटी पहाड़ी कहाँ मिलेगी? उत्तरी अरावली। अब इसका झुंझुनू से ये कहाँ तक है? इसका यहाँ विस्तार मानो आप सांबर तक, यहाँ से विस्तार मान लो कहाँ तक? सांबर तक। फिर सांबर के थोड़ा सा आगे अजमेर, ये यहाँ लगभग अजमेर में फैली है। यहाँ पर एक स्थान है देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है सर? याद रखना, देवगढ़ है राजसमंद में। यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? समापन मध्य अरावली का, सांबर से लेकर देवगढ़ तक। उसके बाद राजसमंद से लेकर टोटल जो यहाँ जिले हो जाएंगे वो सारे किसमें आएंगे? दक्षिणी अरावली, जिसमें उदयपुर भी आ जाएगा और भी अदर सिरोही, ये वाले सारे जिले आ जाएंगे। अरावली की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अरावली का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अरावली का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अरे जबकि प्रश्न आ जाए न्यूनतम विस्तार, तो याद रखना अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। अब आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछे कि अंडाकार, चंदाकार, किसी पूछ ले, पहाड़ियां सर्वाधिक कहां देखने को मिलेंगी? क्योंकि देखो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? कहां है बोलो? उदयपुर में। तो इस प्रकार की जो पहाड़ियां वो आपको कहां देखने को मिलेगी? उदयपुर के अंदर। कहां देखने को मिलेगी? उदयपुर के अंदर। अरावली की माता मैं से मिनिकोय। अरावली की माता किस द्वीप को कहा जाता है? मिनिकोय। क्योंकि अरावली की जो मूल जड़ें हैं, मूल जो जड़ें हैं वो कहां से शुरू होती हैं? वो होती हैं मिनिकोय द्वीप से। और इसके साथ आपको एक बात और याद करनी है, अरावली का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? अरावली का पिता कहते हैं अरब सागर को। अरावली का पिता अरब सागर को। अब मध्य अरावली के अंदर क्या था? देखो मेवाड़ मतलब उदयपुर वगैरह, तो ये तो नहीं होगा। मैंने कहा था उदयपुर का नाम आए तो नहीं होगा। अलवर की पहाड़ी, अलवर मैंने कहा ऊपर आ गया, ये देखो अलवर है ना, झुंझुनू, ये सारे जिले यहाँ हो गए। बिल्कुल अलवर भी नहीं होगा। बेराट की पहाड़ी मतलब जयपुर, और बेराट तो अब कोटपुतली में चला गया, वो तो वैसे ही शामिल नहीं होगा, है ना। सांबर के इधर वाला हिस्सा आता है। अच्छा, शेखावाटी निमन पहाड़ियां, शेखावाटी की निमन पहाड़ियां, चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। आगे देखें तो वह मारवाड़ पहाड़ियां, देखो मारवाड़ आपने नाम सुना होगा कि मारवाड़ जो पहाड़ियां हैं वो अजमेर के अंदर है, ठीक है। या अपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते थे मेरवाड़ा, है ना, तो वो कहाँ पढ़ते थे? अजमेर के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन के आधार पे इसका उत्तर मानेंगे हम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के आधार पे जो उत्तर अच्छा मतलब सही जो हम देख पा रहे हैं वो डी ऑप्शन मतलब जो है वो मेल खा रहा है। इसका तर्क थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन इनका तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब आप ये बताओ सर हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि शेखावाटी भी इसके अंदर आता है क्या? देखो मान के चलो ये प्रश्न सेम है, मैं ये कुछ प्रश्न ऐसे आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। मान के चलो ऐसे प्रश्न मान लो एग्जाम में आ गए तो फिर क्या करोगे? आप ऐसे लड़ोगे थोड़ी मास्टर से एग्जाम में कि भाई गुरुजी ये तो माना गुरुजी कराए कौन किताब में या कॉपी में करवाए नहीं, ये आ कैसे गए? तो इसका मतलब ये नहीं है प्रश्न किसी प्रकार के जो आपको देखने को मिल सकते हैं। एक प्रश्न आता है, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में कितनी प्रकार की जनजाति पाई जाती है? ऐसा प्रश्न आता है। ऑप्शन में मिलता है 6, 4, 3, 2। अब हम जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। अब 8 ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या करा? तो क्या करें, जो आसपास का क्वेश्चन होता है ना उसको टिक मारते होते हैं। अब एक प्रश्न आया था, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? ऑप्शन में है 32, 45, 16, 18। और रियल रूप में मैं आपको बताऊं कितनी संख्या है। आईसीआर की रिपोर्ट बोलती है 47 है, लेकिन 47 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करें? तब आप उत्तर करोगे, देखो 47 के आसपास संख्या दिख रही है हमें 45, और ये उत्तर माना था एग्जामिनर ने। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इस प्रकार के प्रश्न अब लड़ नहीं सकते हम एग्जामिनर के साथ, ठीक है। इस प्रकार के जो हम उत्तर तक पहुंचेंगे क्योंकि वहां वो सही समय नहीं है एग्जामिनर के साथ लड़ने का, है ना। तो ये बात है। कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे पेपर में आपको ये देखने को मिलता ही है। ऐसे आज तक आप पेपर देते आए हो तो ऐसा आएगा पूरा का पूरा पेपर एकदम सही छपा हुआ? नहीं, गलतियां देखने को मिल जाती हैं। रन
हाँ बोलो, रन, रन मतलब भाग में जाना, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है, यानी रण क्षेत्र आपको बताओ अधिक रूप में कहां देखने को मिलता है। शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, जैसे मैंने आपको समझाया था इस प्रकार से, ये है मरुस्थल, ये क्या है, धोरा, क्या है भाई, धोरा। अब हमने बात चर्चा की थी कि इस प्रकार से ये क्या मंडरा रहे हैं ऊपर, बादल बरसा बिजुला, बादल क्या बरसा रहे हैं भाई, बादल, ठीक है गुरुजी। तो देखो भाई, बादल बरसेंगे और बादल बरसेंगे तो बारिश होगी, और बारिश के बाद जो ये पानी इकट्ठा होगा, बारिश के बाद जो ये पानी इकट्ठा होगा, यहां पर कुछ झील बनेगी, और यहां जो दो मरुस्थल के बीच झील बनती है, उन झील को क्या कहते हैं, पलाया, क्या कहते हैं भाई, पलाया झील। और ये पलाया जो झील है वो पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगी किस जिले में, दो मरुस्थल के बीच बनने वाली झील है जैसलमेर। अब जैसलमेर जिले की मैं कुछ शब्दावली लिख रहा हूं, देखो पलाया झील मिलेगी, पलाया के बाद अगर आपसे पूछे प्रश्न रन, रन को एक नाम से और जानते हैं टाट। ये जो झीलवाड़ा इलाका है, ये जब सूख जाएगा और यहां पर एक दलदली भाग आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रन या टाट। दलदली जो ये सूखने के बाद पानी जब दलदली सा क्षेत्र बनता है ना, कोई जगह का पानी सूख जाता है, तो उसे बोलेंगे रन या टाट। उसके बाद जो मैदान बनेगा उसे बोलेंगे बोलसन, मैदान को क्या बोलेंगे, बोलसन। और इस मैदान पर जो खेती की जाएगी उसे बोलेंगे खडीन की खेती। कौन सी खेती बोलेंगे, खडीन की खेती। तो याद रखना ये शब्दावली जो है वो किस जिले की है, तो खडीन की खेती पूछे या रन पूछे या पलाया झील, तो आप क्या उत्तर करोगे, जैसलमेर। बोलो क्या उत्तर करोगे, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। अगर प्रश्न आ जाए युद्ध संग्रहालय कहां बना हुआ है, युद्ध संग्रहालय कहां बना हुआ है, युद्ध संग्रहालय की अगर हम बात करें तो वह भी जयपुर में बना है। युद्ध संग्रहालय की स्थापना जो है गुरुजी वो कब हुई, 2015 में। जैसलमेर की राजकुमारी मुम्मल, तो मुम्मल होटल भी है एक, मुम्मल होटल कहां है, मुम्मल होटल कहां है भाई, जैसलमेर के अंदर। और मुम्मल कहां की राजकुमारी थी, जैसलमेर की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ो भाई, प्रश्न नंबर 15 जो है उसे ध्यान से, भूल गलती कभी नहीं करनी ऐसे बड़े प्रश्नों के अंदर। बाड़मेर आराम से पढ़ो, जैसलमेर बीकानेर का चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, कल ही बताया था। अरे साथी मेरे, कल मैंने ये आपको बात बताई थी पार्थ, कल हमने इस बात की चर्चा की थी। अगर आप क्लास में आए हो तो जवाब दे दो, ए बी सी डी बोलो, किस पे टिक करूं, किस पे टिक करूं। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है थार मरुस्थल, बी नंबर ऑप्शन पश्चिमी रेतीला मैदान, 3 नंबर लघु मरुस्थल, 4 नंबर महान मरुस्थल आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। अरे भाई इतनी बड़ी तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है क्या कह रहा है, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं कि एक जिला है राजस्थान में बीकानेर, वो बीकानेर है प्रधान, वही जिला। बीकानेर से लेकर अगर हम बात करें तो कच्छ तक जो मरुस्थल फैला है उसे ही कहा जाता है क्या मेरे भाई, लघु मरुस्थल। क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल। और एक बात और, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, सबसे बड़ा जिला। अच्छा सर दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, दूसरा लेह है। सर तीसरा बड़ा जिला कौन सा है, अरे भाई दूसरा जब बता सकते हैं तो तीसरा भी बताएंगे। भारत का तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, तीसरा। अब बात करें भारत का सबसे छोटा जिला, तो वो है माही मेनू, वही जिला बिल्कुल माहे पांडुचेरी के अंदर है। यह सबसे छोटा जिला है भारत का। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। बात समझ में आ गई।
हाँ, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? लघु मरुस्थल। सी नंबर ऑप्शन को जो साथी टिक करके बैठा है उसका जवाब एकदम शानदार, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको 2 तोपों की सलामी दी जाएगी, लेकिन 6 तोपों की सलामी चाहिए तो मेरे भाई आगे वाला प्रश्न क्लियर करना पड़ेगा। तो बताओ फिर, जवाब दो इस प्रश्न का। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियां कौन कौन सी है? अलवर व राजगढ़ के आसपास, शेखावाटी व नागौरी उच्च भूमि में, सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच में, पाली व मारवाड़ के आसपास। अगर प्रश्न पूछे मारवाड़ जंक्शन कहाँ है, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, तो याद रखना मारवाड़ जंक्शन तो है पाली में। मारवाड़ जंक्शन कहाँ है? पाली में। अब इस प्रश्न का आप मुझे जवाब दो जल्दी जल्दी। अजमेर के उत्तर पूर्व में, देखो भाई ये मान लेते हैं अपने अजमेर है, ये हो गई बात उत्तर की, ये हो गई पूर्व की। अजमेर के उत्तर पूर्व में बताना है, ठीक है। अलवर भी है, बिल्कुल सही बात है। राजगढ़ के आसपास, शेखावाटी व नागौरी उच्च भूमि। अच्छा आगे भी है क्या प्रश्न? अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियां पूछी है इसने, तो वायु घाटी शेखावाटी नागौरी उच्च भूमि नहीं भैया, तो मरुस्थल का ही हो गया, ये तो नहीं होगा। सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच में, बिल्कुल वायु घाटियां जो देखने को मिलती हैं वह कहां पर? सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच में, अजमेर ब्यावर के बीच में। और अगर मैं आपको बात बताऊं ब्यावर की, तो ब्यावर के अंदर एक तो दर्रा है, वो याद रखना, बर दर्रा कहां पर है? बरनाल कहां पर है? ब्यावर के अंदर। और ब्यावर के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना होती है 1889 में, द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से, कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से जो वो क्या होती है? स्थापना। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से क्या होती है? ब्यावर के अंदर स्थापना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर सिरी सीमेंट जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? सिरी सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो भी ब्यावर में है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कौन सी सीमेंट करती है? सिरी सीमेंट। श्री राम सीमेंट कहाँ है? श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, देखो राम का नाम कहीं भी आएगा तो उद्योग टॉपिक में उसका राइट उत्तर क्या करोगे? कोटा। श्री राम का नाम आपको कहीं भी दिख जाए, कोई भी उद्योग पूछे, आप सिर्फ एक ही उत्तर याद रखना, श्री राम जी कहाँ है? कोटा के अंदर। बात समझ में आई क्या भाई? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एकदम सही, सी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर और ब्यास तो नहीं है, जवाई और सुगड़ी ये बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि ये राजस्थान की नदियां हैं। घग्गर और सतलज, बनास और ये भी नहीं है, बात तो घग्गर की हो रही है। देखो व्यास नदी क्यों नहीं है? व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो व्यास कुंड से होकर पंजाब के फिरोजपुर में सतलज में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? सतलज। लेकिन जो घग्गर नदी आती है, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है, घग्गर का जो उद्गम होता है वह होता है शिवालिक हिमालय से। नदियों में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। शिवालिक हिमालय में मंदिर है कालका माता का। किसका मंदिर है? कालका माता। उस कालका माता के मंदिर से हिमाचल प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है घग्गर। और घग्गर नदी की अगर हम बात करें, घग्गर नदी की बात करें तो वो किन 2 नदियों के निक्षेपण से बनी है? घग्गर, सतलज और घग्गर जो दोआब है वहीं जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन नदियों के बीच में। जो दोआब का मतलब क्या होता है? देखो भाई एक नदी ये जा रही है, दूसरी नदी ये जा रही है, यानी ये मान लो गंगा नदी है, ये मान लो यमुना नदी है, तो गंगा यमुना दोआब जो है वो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा। या इसकी जो सहायक नदियां आकर मिलेंगी, चाहे कहीं से भी आए, तो उस क्षेत्र को भी क्या बोला जाएगा? दोआब। क्या बोला जाएगा? दोआब। कहने का मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। और घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह किस 2 नदियों के दोआब में आता है? तो याद रखना घग्गर और सतलज। ब्यास याद नहीं करोगे, घग्गर और सतलज नदियों के दोआब में आता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मैंने बता दिया था। ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में, लेकिन दाता रामगढ़ के अंदर ये नहीं पाए जाते, है ना। अच्छा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्थान है नांता। नांता कहाँ है? तो नांता जो स्थान है वो कहाँ है? कोटा के अंदर। नांता स्थान जो है वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। नींबू, नींबू या खट्टे फल, खट्टे फलों के लिए उत्कृष्ट केंद्र जो खोला गया है, उत्कृष्टता केंद्र जो खोला गया है, बताओ वो कहां पर? वह है नांता कोटा में। और राजस्थान में कितने अनुसंधान केंद्र हैं? राजस्थान में कितने अनुसंधान केंद्र है? अगर प्रश्न आए तो याद रखना 11। कितने अनुसंधान केंद्र है? 11। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मेरे दोस्त बात की जाए तो पढ़ो ध्यान से कि राजस्थान में विंध्य कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखो, विंध्य कंगार भूमि आपको देखने को मिलेगी हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती को दो भागों में बांटा जाता है, एक दक्कन ट्रेप और दूसरा जो है वो विंध्य कंगार भूमि। विंध्य कंगार भूमि वाला क्षेत्र पता कौन सा हो जाता है? जैसे ये अपना हाड़ौती हो गया, तो ये ऊपर का इलाका जो हो गया ना, ये ऊपर वाला, ये किसके अंदर आता है? ऊपर वाला। ये आता है विंध्य कंगार भूमि के अंदर। किस में आता है? विंध्य कंगार भूमि में। ऊपर वाला इलाका यानी कोटा आएगा, कोटा नहीं, झालावाड़ भी नहीं, अलवर सवाई माधोपुर, अलवर तो अरावली का हिस्सा होगा, बहुत अलग बात होगी, अलवर तो होगा ही नहीं। अब बात रही धौलपुर और करौली। हाँ जी एकदम सही है, यहां पर आ गया धौलपुर और इसके नीचे वाला हो गया करौली। ठीक है, धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा। डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को। करौली को कहते हैं डांग की रानी। डांग की रानी, डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। और इससे डांग के साथ हमने डी उत्तर कर दिया। इसी डांग के साथ हमने उत्तर क्या कर दिया? डी। धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो विंध्य कंगार भूमि जो क्षेत्र है वह कहलाता है। धौलपुर करौली का क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विंध्य कंगार भूमि। बात समझ में आई? चलिए बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। 20 नंबर प्रश्न जो है, देखो मेरे दोस्त, इस भौतिक प्रदेश टॉपिक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए, इस टॉपिक के लिए हम 3 क्लासें लाएंगे। एक आज हो जाएगी, एक कल क्लास हो जाएगी, उसके बाद नया टॉपिक आएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गलत कथन, देखो मैंने कहा कहीं भी आपको यहां पर गलत दिखे या सही दिखे उस पर घोड़ा मार लेना, क्योंकि वो हाईलाइट दिखेगा हमें, क्योंकि वो हाईलाइट दिखेगा। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है। बिल्कुल सही बात है, अरावली तो पर्वत है, अरावली तो पर्वतमाला है, तो भाई ये तो मरुस्थल को जो है पूर्वी ओर बढ़ने से रोकेगी, है ना। सर मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है, मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण बता दो। देखो वनों की कटाई वगैरह वो तो है, वनोन्मूलन, ये तो बात है ही, लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन, ये मैं आपको मृदा टॉपिक में अच्छे से समझाऊंगा कि वायु अपर्दन क्या होता है। यानी मिट्टी को जब हवा उड़ाकर आगे ले जाती है तो उसे बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। और वो किसके कारण होता है? वो होता है मरुस्थल के प्रसार के कारण। किसके कारण होता है? मरुस्थल के, यानी मरुस्थल का प्रसार होगा वायु अपर्दन के कारण। क्या होगा? मरुस्थल का प्रसार। मिट्टी उड़ उड़ के आगे फैल जाएगी, लेकिन आगे फैलने नहीं देती है कौन? अरावली पर्वतमाला। ऐसे डट के खड़ी है क्या? आगे होके दिखा। पहली बात तो एकदम सही है, इसमें गलत बतानी है। अरावली क्षेत्र खनिज दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल बात सही है। अरे भाई धन्य हो गए हम तो अरावली को पा लिया। अरावली प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वतमाला में सोच के देखो खनिज वगैरह कितनी अच्छी अच्छी मिलेगी। गुरुजी बात तो एकदम सही है, तो ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। होता है नहीं होता? 50 सेंटीमीटर वर्षा अरावली से गुजरती है, तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा मरुस्थल इलाके में होगी, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा उधर पूर्वी इलाके में होगी। तो इसका मतलब ये बात सही है ना? हाँ जी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है राजस्थान की सभी नदियां। अरे भाई दिल में चुभ गई ये बात तो।
इतना घमंड अच्छा नहीं होता कि सभी नदियां एक जगह से कैसे निकल सकती है, यानी अपना इतना बड़ा राजस्थान है उसमें सभी नदियां अरावली से निकलती है, नहीं, ये बात जो है वो क्या जची नहीं, ये बात हो जाएगी गलत। अगर ऐसे बोलता ना कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है तो मान लेते, लेकिन इतना इंकार अच्छा नहीं है कि सभी की सभी नदियां अरावली से निकलती है, ठीक है। हाँ, अधिकांश नदियां जरूर निकलती है अरावली से, क्योंकि पर्वत वाला इलाका, नदियां कहां से निकलेगी, पर्वतों से निकलेगी। चलो कोई बात नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ गया ना, तो चल आगे आ गया। अरे रेजा हो गए ध्यान में, जल्दी से बता दिया करो कमेंट में, सुनना सा बैठा रहे हो, सुनना कौन बैठनो है, कोई पता नहीं लगेगा क्या हो गया, कौन से प्रश्न चले गए। ध्यान एकदम बोर्ड की तरफ होना चाहिए, वरना जादू मार दूंगा, देख लो यहीं से। ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ। बात समझ में आई ना। चलो अब इस प्रश्न का जवाब दो फिर। लूनी नदी के उत्तर में, कहा भाई उत्तर में, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है। वाह रे भाई, क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है। मेरवाड़ा प्रदेश ना भाई, वो तो अजमेर में, इसको तो हम कैसे कर दें। और इसने जो बात की है वो लूनी नदी, लूनी नदी के उत्तर में, लूनी नदी के उत्तर में बात पूछी है, ठीक है। बागड़ प्रदेश, बागड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और बांगड़ प्रदेश। देखो अगर इस प्रकार के अगर हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, शेखावाटी का ही दूसरा नाम है वैसे देखा जाए तो बांगड़ प्रदेश, ठीक है। और ये जो बागड़ है इसमें आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, बांसवाड़ा को। डूंगरपुर की अगर बात करें तो पर्वत की नगरी, पर्वतों की नगरी किसे कहते हैं, बोलो मेरे साथ एक बार, डूंगरपुर को, ठीक है। तो इसमें जो बच गया ऑप्शन नंबर सी, सही जो माना जाएगा उत्तर, इनके आधार पे देखें तो वो शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी में कृषि के लिए कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, कृषि के लिए कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, कच्चे कुएं। और उन कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, बस ये याद रखना, जोहड़। कृषि के लिए खोदे गए कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, बोलो मेरे भाई, जोहड़। और पक्के कुएं को क्या कहते हैं, ये बताओ सर। तो पक्के कुएं को याद रखना, नाड़ा, नाड़ा नाड़ा नाड़ा, याद रखना। शेखावाटी क्षेत्र में कृषि के लिए खोदे गए कच्चे कुएं क्या कहलाता है, जोहड़। और खोदे गए पक्के कुएं को क्या कहते हैं, नाड़ा, ठीक है। 30 प्रश्न करेंगे भाई आज की क्लास में। सभी साथी धैर्य बना के रखना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर का उपभाग नहीं है, गोला मार लो, बांगर का उपभाग नहीं है। तो ऑप्शन ए में गोडवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन बी में नागौरी उच्च भूमि, ऑप्शन सी में घग्गर का मैदान, ऑप्शन डी में बालू का मुक्त प्रदेश। बांगर का उपभाग नहीं है, ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बालू का स्तूप की, तो बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं हमें शुष्क प्रदेश के अंदर। कौन से प्रदेश में, शुष्क। शुष्क में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है। क्या, एक तो बालू का स्तूप, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त का मतलब वो है वहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और एक बालू का स्तूप होते हैं मुक्त प्रदेश। मुक्त मतलब जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। मुक्त प्रदेश की बात, युक्त प्रदेश की बात करें तो लगभग 58.50% भाग पर तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जबकि 41.50% भाग पर यह बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। यह पथरीला इलाका होता है जिसे क्या कहते हैं, हमादा। मरुस्थल में जो पथरीला इलाका होता है उसे क्या कहा जाता है, हमादा। क्या कहते हैं, हमादा।
पानी पिला। अच्छा, अब इस प्रश्न का आप जवाब दो जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कि किसके साथी का जवाब जो है वो सबसे पहले आता है। बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पर पूछा है कौन सा राजस्थान बांगर का उपभाग नहीं है। तो बालू का स्तूप जो मुक्त है ना, वो किसका भाग है? शुष्क प्रदेश का। किसका भाग है? शुष्क प्रदेश का। जबकि अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क को आप बांगर भी बोल सकते हो, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। नंबर 1 पर घग्गर का मैदान, नंबर 2 पर शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 पर नागौरी उच्च भूमि नंबर 3 पर नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 पर गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। तो ऑप्शन में गोडवाड़ है, नागौरी उच्च भूमि है, घग्गर का मैदान है, लेकिन बालू का स्तूप मुक्त जो है वो शुष्क का भाग है। ठीक है, यहां पर बांगर की जगह आपको अर्ध शुष्क भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कि अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग नहीं है। ज्यादा बेहतर रहेगा बांगर की जगह अर्ध शुष्क मिल जाए। ठीक है, क्योंकि शेखावाटी का दूसरा नाम बांगर प्रदेश है। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर? चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर स्क्रीन पे आ गया। मैं पानी पी लूं, जल्दी जल्दी कमेंट में भर दो। उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? रेत के टीलों की अधिकता, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। बताओ, इनमें बात तो सारी सही है, लेकिन सही ठोस जो तर्क है वो क्या है? जल्दी बताओ। है? 25 किलो। चलिए देखो, इसके लिए हमें समझ होनी चाहिए जलवायु टॉपिक की, तब प्रश्न क्लियर होगा। ऐसे क्या सर? हाँ भाई ऐसे। देखो, यहां पर होगी अरावली पर्वतमाला। अब राजस्थान में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर के विशाल मैदान से होता हुआ सबसे ज्यादा वर्षा करता है झालावाड़ में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जहां सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा। अब अरावली बीच में आ गई। अरावली मानसून को आगे जाने नहीं दे रही है, यहीं पर वर्षा कर दे रही है, इसलिए ये भाग जो सूखा रहता है। इसलिए ये भाग क्या होता है? सूखा। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जो भाग है वो मरुस्थल वाला ही है। और यहां पर एक जिला है इसका जैसलमेर, जहां पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा पूछे कहां होती है तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। ये कारण हो सकते हैं, लेकिन मानसून को तो रोक रहा है, जो बारिश को रोक रहा है वो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना। अगर यहाँ अरावली पर्वतमाला का नहीं होती तो राजस्थान में यहाँ पर वर्षा खूब होती भाई। क्लियर? चलो बात करते हैं 24 नंबर। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? पश्चिमी भाग यानी मरुस्थल में जो चट्टानें पाई जाती हैं, मरुस्थलीय भाग में जो चट्टानें पाई जाते हैं वो किस काल की हैं? तो आप बताओ, मरुस्थलीय का जो निर्माण होता है वो किस काल में? तो एक बात याद करो, जैसलमेर। और जैसलमेर में मैंने कहा था कि अक्कलवुड फॉल्स पार्क है, वहां किसके साक्ष्य मिले हैं? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब डायनासोर, और डायनासोर बोले तो जुरासिक काल, डायनासोर बोले तो जुरासिक एवं इयोसिन युग के अंदर जो है वो यहाँ की चट्टानें जो देखने को मिली है। तो डायनासोर को बात आ जाए तो याद रखिए मरुस्थल ने। क्लियर? इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें अपने लाठी सीरीज। आज की क्लास में जो हम लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए प्रश्न जो वो अगली क्लास में पूरा कर देंगे ये टॉपिक। ठीक है, चाहे कितना ही प्रश्न हो। लाठी सीरीज क्षेत्र के बारे में देखो, लाठी सीरीज क्षेत्र की बात करें, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक स्थान है पोखरण, नाम सुना होगा। पोखरण से लेकर यह मोहनगढ़ तक फैला है। यहां से लेकर टोटल इसकी जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है। इस 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है लाठी सीरीज क्षेत्र। और इस लाठी सीरीज क्षेत्र की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां एक भूगर्भिक जल पट्टी है।
ये क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी, जिसकी खोज जो है वो 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। काजरी जो संस्था है ना, काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा क्या की थी? इसकी खोज। अब मुझे ये बताओ, काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1959 के अंदर। कब होती है? 1959 में। और इसका जो प्राचीन नाम है, ओल्ड नाम, वो है मरु वनीकरण संस्था। इसकी स्थापना होती 1952 में। फिर इसे एक बार और नाम चेंज किया गया शायद 1957 में, लेकिन अच्छे रूप से जो नाम है वो 1959 में क्या दे दिया गया इसका? काजरी। तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर में। काजरी के 5 उपकेंद्र है, 5 उपकेंद्र है, जिसमें राजस्थान के अंदर कितने? ये प्रश्न बताओ आप मुझे। तो राजस्थान में 3 है, याद रखना। बीजेपी, बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर और पै से पाली। 2 और याद रखना, एक लद्दाख के अंदर है इसका उपकेंद्र और एक भुज में है। अरे बोलो रे, जगोगे ध्यान। और आफरी संस्था का मुख्यालय भी कहां है? आफरी, आफरी संस्था का मुख्यालय वो भी कहां है? जोधपुर में। सर इसकी फुल फॉर्म बताओ। देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेंट्रल लिख लो आप, एरिड, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो लाठीसिरी क्षेत्र क्या है? तो यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसकी खोज काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2007 में की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। और यहां पर एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है सेवण घास, सेवण घास। और यह गोडावन की पसंद की घास है। गोडावन इसे बहुत चाव से खाता है, बहुत पसंद करता है, इतना लाइक करता है, इतना लाइक करता है, इतना लाइक करता है, इतना लाइक करता है, मैं क्या बताऊं आपको। अब बताओ क्लास आपको कैसी लगी? 25% जो है वो हम यहां तक पहुंचे, आज की क्लास में 15 किए। अब 15% को मत देखो कि सर हमने 15 किए, ये देखो मेन जो है अपने कितने खतरनाक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं भाई। एकदम बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट जो है वो आपके कवर हो रहे हैं। मतलब आपने पढ़ा हुआ और यहाँ पर आप रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको गारंटी से एक बात बोलता हूँ कि आप हमारे ये जो जियोग्राफी की पूरी क्लास है, इनको आप अच्छे से देखना, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आपको जियोग्राफी के अंदर प्रश्न करने में आतंक नहीं होगा कभी भी, ये गारंटी से हम बात बोल रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ये मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जितना ये प्रश्न मेहनत से बनाए जा रहे हैं, जितनी इनकी व्याख्या की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा है, ये पर्याप्त आपके लिए। इतना पढ़ लो, 1 डे एग्जाम में आपका आतंक कभी नहीं होगा जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम देखो, एक टॉपिक हो गया, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी, ऐसे करते करते मैं राजस्थान की जियोग्राफी करवा दूंगा। लेकिन असफल या पीछे कौन रह जाएगा? वो रह जाएगा जो इनको नहीं देखेगा, जो देख लेगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप जो है जरूर लगाओगे, ठीक है। बाकी थैंक यू क्लास देखने के लिए। क्लास को अभी तक जिस साथी ने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो।